तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि वो टैक्सेस इंपोज कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरीके से टैक्स इंपोज कर सकती है कुछ सब्जेक्ट मैटर को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ सब्जेक्ट मैटर को लेकर टैक्स इंपोज कर सकती है। और कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट दोनों शेयर करते हैं। तो पहले ये प्रोविजंस थे, तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने कुछ टैक्सेस होते थे और इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे, जैसे आज 28 स्टेट है, तो हर स्टेट में अपने अपने टैक्स रेट होते थे। किसी एक ही सामान पर अलग अलग टैक्स रेट होते थे। तो इन सबको दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट किया गया और जितने भी टैक्सेस थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, इन सभी टैक्सेस को क्लब किया गया। और ये सारे जो टैक्सेस क्लब हुए, इसे एक नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। हालांकि जीएसटी के दायरे से कुछ अभी ऐसे प्रोडक्ट है जिसे दूर रखा गया है और उसे जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, ये सभी जीएसटी के दायरे में नहीं आते। इसी तरीके से अल्कोहल भी जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता और इस पर पुराना ही जो प्रोविजन था वो अप्लाई होता है। तो अगर हम जीएसटी की बात करें, इंडिया ने 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और जीएसटी एक्ट को पास किया। बेसिकली जीएसटी एक्ट एक कोई सिंगल एक्ट नहीं है, इसमें 4 मेजर एक्ट है। पहला जीएसटी एक्ट जो सेंट्रल लेवल की बात करता है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट। दूसरा स्टेट जीएसटी एक्ट जो स्टेट लेवल की जीएसटी रूल्स को रेगुलेट करता है, जो स्टेट के द्वारा पास किया गया है। तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, यानी जो स्टेट और जो सेंट्रल है, अगर इसके बीच में इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट पास किया गया वो इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट है। इसी तरीके से एक और एक्ट है, उसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट। इन सब के अलावा एक मेजर एक्ट और है जिसे हम कहते हैं जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ये 5-6 ऐसे एक्ट है जिसको क्लब करके आप कहते हैं जीएसटी एक तरीके से एक्ट बनाया गया है। तो जीएसटी एक्ट कोई एक सिंगल एक्ट नहीं, ये ढेर सारे एक्ट है जिसे मिलाकर आप जीएसटी को कह सकते हैं जीएसटी में रिफॉर्म लाया गया है। तो जीएसटी रिफॉर्म है, ये अपने आप में टैक्सेशन सिस्टम में इंडिया की बात करें तो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज लाता है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉब्लम क्या थी कि हमें जीएसटी लाना पड़ा, तो 2 बड़े मेजर प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर स्टेट का अलग अलग टैक्स रेट होता था। किसी एक प्रोडक्ट पर ही आप कोई टैक्स ले रहा है, कोई दूसरा स्टेट उसी प्रोडक्ट पे दूसरा टैक्स ले रहा है, तो जो टैक्स रेट रहते थे वो वैरी करते थे। टैक्स रेट वैरी करने के साथ साथ ये भी होता था कि एक स्टेट ने अगर टैक्स ले लिया तो उसी प्रोडक्ट में दूसरा स्टेट भी हो सकता था टैक्स ले ले, ठीक है। तो एक तरीके से मल्टीपल टैक्स लगते थे सेम प्रोडक्ट पर, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। तो ये सारी दिक्कतें प्रिवेल करती थी पहले के सिस्टम में। सपोज कीजिए अगर गुजरात में कोई सामान बनता है और वो सामान यूपी में आता है, तो गुजरात में जो कंपनी का सामान बना रही है वो तो टैक्स देगी। उसके बाद जो वो सामान जब यूपी में बिकेगा, यूपी में कोई खरीदेगा, तो फिर सरकार उस पर टैक्स लेगी, यानी एक ही सामान पर 2 बार टैक्स ले लिया गया। ये भी सिस्टम था। तो पहला दिक्कत तो यही था कि मल्टीपल टैक्सेस थे, हर स्टेट में अलग अलग टैक्स रेट रहते थे। दूसरा दिक्कत थी कैस्केडिंग इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था। आपने एक बार टैक्स लिया, दोबारा फिर से आपको टैक्स देना पड़ा। जैसे कुछ स्टेट ने आपने मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगाया, फिर जब दूसरे स्टेट में आपने एंटर किया तो फिर एंट्री चार्ज के रूप में कुछ टैक्स लिए गए। इस तरीके से सिस्टम प्रिवेल करता था, जिससे जो प्राइजेस रहती थी वो बढ़ जाती थी किसी भी प्रोडक्ट की, और एक तरीके से हेल्दी मार्केट नहीं रहता था इंडियन ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। और इसके वजह से कई ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो इंडिया में रुक जाती थी, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज आती, जो एमएनसीज आती, उनको इन सब का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। और इंडिया में अलग अलग टैक्सेस होने की वजह से उन्हें जो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है उसे समझने में प्रॉब्लम होती और उन्हें टैक्स पे करने में भी बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती। तो इंडिया में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए एक तरीके से उन्होंने सोचा कि हम अपने टैक्स सिस्टम को पूरी तरीके से अपडेट करते हैं और एक यूनिफाइड टैक्स लाते हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही टैक्स लाएगी और जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जीएसटी एक्ट आता है। जीएसटी एक्ट लाने का एक मेन वजह और था कि जो हमारा इंडियन टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था कि जो हमारे टैक्स पेयर्स है वो अपने टैक्स को सही तरीके से पे कर पाए। इस केस में ये भी बहुत उचित था कि जो हमारे टैक्स पेयर है वो सही तरीके से टैक्स पे कर पाए और हमारा जो सिस्टम है बहुत सिंपल हो, इसलिए जीएसटी एक्ट लाया गया। अगर हम बात करें इसके कुछ सेलियंट फीचर्स की, जीएसटी की सेलियंट फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला जो सेलियंट फीचर्स है कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के जीएसटी लगते हैं। जैसे कि सेंट्रल जीएसटी लगता है कि अगर कोई टैक्स है जो जीएसटी के अंतर्गत लगा, उसका 2 हिस्सा होगा, एक सेंट्रल जीएसटी के रूप में होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और एक जो स्टेट है उसके हिस्से में जाएगा जिसे हम स्टेट जीएसटी कहते हैं। या फिर अगर वो सामान किसी यूनियन टेरिटरी में बिक रहा है तो वो जाएगा यूनियन टेरिटरी के हिस्से में जिसे हम यूटी जीएसटी कहते हैं।
लेकिन उसी केस में अगर कोई सामान है जो इंटर स्टेट ट्रेड की वजह से हो रहा है तो वहां पर एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है, तो एक हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ही, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो उन दोनों स्टेट्स में बराबरी बढ़ जाएगा। तो ये भी प्रोविजन किया गया जीएसटी एक्ट में कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है टैक्स के रूप में उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। तो जीएसटी में एक से ज्यादा टैक्सेस है जीएसटी के रूप में, लेकिन ये जो टैक्सेस कलेक्ट किया था वो एक व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट किया था, बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी सिंगल टैक्स है जीएसटी। लेकिन जीएसटी कई तरह के होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसी तरीके से हम बात करें जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहने का मतलब है कि जब ये टैक्स लगता है तो जहां पर ये सामान बिक रहा है वहां पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई सामान पंजाब में बनता है तो पंजाब में वो टैक्स नहीं लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग में वो टैक्स नहीं लगेगा। वो टैक्स अल्टीमेटली कब कलेक्ट होगा, वो टैक्स अल्टीमेटली तब कलेक्ट होगा जब वो प्रोडक्ट दिल्ली में जाके बिकता है, यानी जब दिल्ली में वो प्रोडक्ट बिकेगा, कोई व्यक्ति खरीदेगा, तो वहां पर दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेगी, ना कि पंजाब की गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, पहले जो सामान बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, वहां की स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। अब जहां पे वो सामान बिक रहा है वहां की स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ठीक है। स्टेट जीएसटी उसके हिस्से में जाएगा, ना कि जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसको लेकर ढेर सारे जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो इस जीएसटी का विरोध भी कर रहे थे कि हमारे टैक्स रेवेन्यू छीन जाएंगे। तो इसको देखते हुए एक अलग से भी एक्ट लाया गया, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। इसमें ये बात की गई कि अगर 5 साल के लिए यानी 2017 से 2022 तक अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को जो पहले की रेवेन्यू होती थी उस पर लॉस होता है, यानी पहले की रेवेन्यू जितना रेवेन्यू उसकी जनरेट नहीं हो पाती, और हर साल इस रेवेन्यू में 14% सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी महंगाई को देखते हुए, अगर वो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट नहीं पाती है तो जीएसटी का जो भी मतलब लॉस उसे सहना पड़ा है जीएसटी के आने की वजह से, तो वो कंपनसेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये प्रोविजन किया गया है जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के द्वारा, एक जो सेपरेट एक्ट बनाया गया उसमें ये प्रोविजन किया गया। ये भी हमारे जीएसटी के अंतर्गत एक सैलिएंट फीचर है। इसके अलावा जो हमारे जीएसटी जो एक्ट है उसमें ये बात की गई है कि जो हमारा टैक्स होगा वो बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू है, यानी जीएसटीआईएन होगा। आपको पहले एक जीएसटीआईएन नंबर लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको ट्रेड करते हैं, और एक सर्टेन लिमिट्स बना दी गई कि आप इतने ट्रेड करेंगे तभी आप जीएसटी के अंदर फॉल करेंगे, तभी आपसे जीएसटी अप्लाई होगा। तो अगर आप जीएसटी में अप्लाई होते हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। ऑनलाइन आपका सारा सिस्टम है, आपको आपने कितनी सेल की, कितनी परचेज की, आपने कब डिपॉजिट किया, ये सारी काम आप उसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं, उसी जीएसटीआई नंबर के थ्रू कर सकते हैं, और आप अपना जो सारा टैक्स है वो भी ऑनलाइन सिस्टम में पे कर सकते हैं। तो एक तरीके से रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें आप सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की है जिससे जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है। बेसिकली ये सारा काम एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना रहता, आपको सिर्फ अपने जो सेल है और जो परचेज है वो आपको फीड करनी रहती है, बाकी सारा काम वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद करता है। इसी तरीके से जो जीएसटी है उसमें एक काम किया गया है कि इंडिया के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर कई प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, तो इसको देखते हुए जो इंडिया का जीएसटी है वो कोई एक सिंगल टैक्स नहीं रखा गया। ग्लोबली क्या पोजीशन है, ग्लोबली पोजीशन ये है कि जहां पे जीएसटी आता है, जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आता है, तो वहां कोई एक फिक्स रेट फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि आपने बोल दिया कि 15% जीएसटी होगा, तो एक ही जो रेट है 15% वो हर प्रोडक्ट पे लगेगा, चाहे कुछ भी आप सामान ले, चाहे कार ले, चाहे आप एक कोई फूड पैकेट ले, उस पर 15% ही जीएसटी लगेगा। ऐसा ग्लोबल पोजीशन है, ग्लोबली ऐसा ही फॉलो किया जाता है। लेकिन इंडिया का जो जीएसटी है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें ये कहा गया है कि जो इंडिया में जीएसटी हो, यहाँ पे स्लैब्स बना दिए गए हैं। स्लैब्स का मतलब कि अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, वहां पर 0% टैक्स है, 0% जीएसटी है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसे एग्जाम कर दिया, जिस पर जीएसटी एक्ट ही अप्लाई नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर जीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होता लेकिन उस पर वैट या कुछ अदर चार्जेस लगते हैं, अदर तरह के टैक्स लगते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर 5% टैक्स लगता है, कुछ प्रोडक्ट जिस पर 12% टैक्स लगता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो थोड़े लग्जरियस की तरह के है वो उस पर 18 या 28% टैक्स लगता है। तो जिस तरह का प्रोडक्ट होगा उस तरीके का टैक्स लगाया जाएगा जीएसटी के अंतर्गत। और ये जो सारा काम है कि जीएसटी पे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को किस रेट से टैक्स लेगी, किस स्लैब में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिट किया जाए, ये सारा डिसीजन कौन लेता है, जीएसटी काउंसिल। क्योंकि इसी एक्ट के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ मिलकर काम कर सके, साथ मिलकर जीएसटी के रिगार्डिंग डिसीजन ले सके, तो एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। जीएसटी काउंसिल को इस एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें बेसिकली 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि आज के समय निर्मला सीतारमन जी हैं वो होंगी। दूसरा जो
यूनियन मिनिस्टर होगा इंडिपेंडेंट चार्ज को लेकर, किसी स्टेट को लेकर, किसी पर्टिकुलर फाइनेंस मैटर को लेकर या फिर रेवेन्यू मैटर को लेकर, जो आज के समय अनुराग ठाकुर जी है वो होंगे। इसके अलावा हर स्टेट अपना एक नॉमिनी भेजेगा, चाहे वो अपना रेवेन्यू मिनिस्टर भेजे, फाइनेंस मिनिस्टर भेजे, या फिर हो सकता है वो अपना किसी नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स को भेज दे इस जीएसटी काउंसिल में। तो ये जीएसटी काउंसिल में ये तीनों तरह के मेंबर्स होंगे और ये लोग ही मिलकर जीएसटी काउंसिल की सारे डिसीजंस लेंगे। जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा कि कौन सा मैटर जीएसटी काउंसिल किस प्रोडक्ट पर कितना चार्ज लगाना चाहती है, कितना टैक्स लेना चाहती है, उसे किस स्लैब में रखना चाहती है, किस प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगाना चाहती, किसे उसके पर्व्यू से बाहर रखना चाहती है, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी पर्व्यू से बाहर है उसे जीएसटी में इंक्लूड करना चाहती है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके तो इसके लिए सारे जो भी प्रोविजंस है, जो भी स्टेप्स लेने हैं, ये जीएसटी काउंसिल ही करता है आफ्टर अ डिस्कशन विद ऑल दीज मेंबर्स। तो इसमें जो पावर दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 दी गई है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे 2/3 यानी 2/3 पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे इंडिया के जो फेडरलिज्म है इसका ध्यान रखा गया है कि स्टेट के पास ज्यादा पावर हो, सेंटर के पास उतनी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी 1/3 पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2/3 पावर दी गई है 28 स्टेट्स को। तो अगर स्टेट्स एग्री करेंगे तभी आप कोई डिसीजन को पास करा पाएंगे जीएसटी काउंसिल को लेकर, क्योंकि जो टैक्सिंग का मैटर है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर किसी स्टेट को रन करना है तो टैक्सेस उसे कलेक्ट करने हैं, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने किसी टैक्स को लगता है कि उसके कुछ टैक्स लॉस हो जाएंगे तो ऐसे डिसीजन को जीएसटी काउंसिल से पास नहीं करने देगी, उसके पास 2/3 वोटिंग राइट्स है। अगर हम बात करें कि कोई डिसीजन है जीएसटी काउंसिल कब पास होगा, तो वो कभी तभी पास होगा जब कोई डिसीजन पर 75% वोट उसके फेवर में हो। यानी आपको अगर कोई मैटर पास करना है तो आपको कम से कम 75% वोट चाहिए उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर, तभी वो जीएसटी काउंसिल उस मैटर को पास करेगा और तभी आप उस जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जीएसटी काउंसिल ने क्या किया, तो जीएसटी काउंसिल ने ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो जीएसटी से के पर्व्यू से बाहर आते थे, उसे जीएसटी के पर्व्यू में लाने की कोशिश की है। कुछ प्रोडक्ट अभी भी ऐसे हैं जो जीएसटी के पर्व्यू से बाहर आते हैं, वो हम आगे देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो जीएसटी के पर्व्यू से बाहर आते हैं। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिसके टैक्स रेट्स को समय समय पर मॉडिफाई किया है। कोई 28 के स्लैब में आता था तो उसे 18 के स्लैब में लाया है। और बेसिकली ये सारे काम करने के बाद सरकार ने कोशिश की है कि जो हमारे टैक्स थे वो कम हो। तो कुछ हद तक देखा है तो सरकार इसमें सक्सेसफुल भी रही है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिस पर टैक्सेस घटे हैं, कुछ ऐसे जो डेली यूज के प्रोडक्ट थे उस पर टैक्सेस फ्री भी किए गए, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया था, उसे टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया। अब हम बात करते हैं एक और सैलेंट फीचर्स की जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, वो है कि आप कुछ प्रोडक्ट को जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रख सकते हैं। जैसे कि इस एक्ट में एक आ गया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होंगे या फिर अल्कोहल जो होंगे उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, और अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो बाद में इस पर जीएसटी अप्लाई किया जा सकता है। तो फिलहाल के तो को देखा जाए तो आज भी जो अल्कोहल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर अल्कोहल हो, ये स्टेट की रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं और स्टेट की रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं प्रोडक्ट से आता है। तो इन पर स्टेट्स ने ये कहा कि हम इन पर अभी के लिए जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है जीएसटी सक्सेसफुल है तो हम बाद में हो सकता है इसे अप्लाई कर दे, जीएसटी के अंतर्गत लाए, लेकिन आज के समय हम जीएसटी पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि दिल्ली में पेट्रोल के रेट्स कुछ और होते हैं, यूपी में पेट्रोल के रेट कुछ और होते हैं और कर्नाटका में पेट्रोल के रेट कुछ और होते हैं। इसी तरीके से अल्कोहल के बारे में भी इन पर स्टेट गवर्नमेंट अपने वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, ना कि जीएसटी लगाती है। और वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट लगाती है वो स्टेट के पास चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई इसमें शेयर नहीं जाता है। तो आज भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिसे जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रखा गया है। अगर हम बात करें कि ये जो एक्ट है जीएसटी एक्ट, इसका कंक्लूजन क्या है, तो आप देखते हैं जब से जीएसटी एक्ट आया तो आपको एक यूनिफॉर्म मिल रहा है, रेट मिल रहा है कि आप किसी भी प्रोडक्ट पर एक यूनिफॉर्म रेट से टैक्स लेते हैं और जो टैक्स कलेक्ट होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वल प्रोपोर्शन में। जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ जहाँ पे वो सेल हुआ उसके हिसाब से स्टेट के पास जाएगा या यूनियन टेरिटरीज के पास जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो डिसाइड हो जाता है और उस प्रोपोर्शन में उस लॉ के अंतर्गत वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा जो टैक्स फिलिंग कर मतलब आपको टैक्स जो देना पड़ता था वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, ऑनलाइन आप सारे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको जीएसटी नंबर मिल गया है तो आप सही तरीके से टैक्स पे कर सकते हैं। और टैक्स इवेजन का भी जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़े हद तक कम हुआ है। जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे उसे रिड्यूस कर दिया गया, अब मल्टीपल टैक्सेस नहीं लगते। और सबसे बड़ा फायदा जो हमें मिला वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो थे उसे हटा दिया गया, यानी आप टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लेते। अगर एक बार किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लग गया तो आगे जैसे आपने मैन्युफैक्चर के लिए कुछ गुड्स मंगाया उस पर आपने कुछ टैक्स दिया, वो जो मैन्युफैक्चर हो गया गुड्स उस पर फिर आपने कुछ टैक्स दिया, तो जब वो अल्टीमेटली सेल किया जाएगा तो ये जो सारे टैक्स आपने पहले दे चुके हैं उसे एग्जेम्प्ट किया है, उसे छोड़ दिया जाएगा आपसे, वो माना जाएगा कि आपने उतने टैक्स दे दिए तो बचा हुआ जो अमाउंट है उतना ही आपसे टैक्स लिया जाएगा।
तो इसमें आप जो कैस्केडिंग इफेक्ट होते थे उसे आपने रिमूव कर दिया और सिर्फ उतना ही टैक्स लेते जितना रियली बनना चाहिए। आपने मल्टीपल टैक्सेस तो हटाया, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाया। लेकिन इसके साथ ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कुछ चैलेंजेस भी है। स्टेट गवर्नमेंट आज भी ये क्रिटिसाइज करती है इस एक्ट को कि हमें जीएसटी जैसा लॉ आने के बाद बहुत ही सारा लॉस हो रहा है और आपने जीएसटी कंपनसेशन एक्ट तो बना दिया जो कि 5 साल बाद खत्म भी हो जाएगा, 2022 में लैप्स भी हो जाएगा और उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। आज के समय जब भी स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मतलब लीगल बाइंडिंग है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत कंपनसेशन प्रोवाइड करे उसी परसेंटेज के हिसाब से जो इस एक्ट में बताया गया है। लेकिन फिर भी आज तक स्टेट को अपने शेयर्स नहीं मिलते। इसको लेकर अक्सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्प्यूट बना रहता है। तो इन सब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ चाहिए जिससे हम ये डिटरमाइन कर सके कि जो जीएसटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो शेयरिंग हो रही है, जो बंटवारा हो रहा है रेवेन्यू का, उसे प्रॉपर्ली किया जा सके। ये काम हम फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी कर सकते हैं और जीएसटी काउंसिल का जो रोल है वो हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग तक ही लिमिट कर सकते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जो सोर्सेज है, जो आप रेवेन्यूज है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। तो ये सारे हम रिकमेंडेशंस के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं।